103, 120, 85, 123. After 5 minutes to start the today's session, 119, 127, 125, 74, 97, 94, 130, 75, Nirmal Mukati. Good morning. Very good morning to all. Good morning, 129, sir. very good morning. After 5 minutes, I will start the session which just left yesterday. That is about problem solving on the linear independency of set of vectors in a vector space, very independent topics and very important topics. 90 of linear algebra you come across regularly. Triple one, 111, 110, Prashant 116, Rashi Paliwal 18, 68, 118, 68, Priyanka Gelot. Good morning, sir. Very good morning. 201 to all once again. 72, 121. Moini Galot 70, 81, 84, 81, 84, 71, 76, 77. सर मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, है ना? 11:30 के और 12 के बीच में बात करिए सर ना. 104, 106, 102, 78, 73, 87, 83, 107, 1 मिनट के बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे. 69, 98,
43. 131. 200. 55 हो गए. Priya Sahu. 128. Okay. Now I'm going to start the session. I was talking about the linearly dependency and independency of set of vectors in a vector space. What do you mean? I explain you the procedure. Today I am continue the examples. Suppose there is an examples having the two sets 3 comma 2 and minus 6 comma minus 4. I am saying that if you are going to verify the condition of linearly dependency or independency, then you will observe that it is dependent. ये दोनों सेट जो है डिपेंडेंट है because if you select the scalar say c1 and c2 here and scalar multiplication by vector addition and you keep it equate to 0, and when you solve this equation you will find that you are not getting the values of these scalars, all are zeros. So that's why, so these sets are dependent. Now what do you mean by this concept in graphical sense? इसका ग्राफिकल क्या मतलब होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक चीजें हम जानते हैं, तो हम उससे इस बात का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं जो मैंने कल आपको सामने स्टार्ट किया था. एक पॉइंट है आपका 3,2 और दूसरा पॉइंट है -6,4. यदि आप इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन निकालते हैं तो वो डेफिनेटली इस एग्जिस्ट करती है, स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा डिपेंडेंट होंगे. अब हम बात करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंसी की. इसके लिए मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल और लिया है 1,2 एंड 3,2. 1,2 and 3,2, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें भी हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो टूल्स है, जो अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, फिर मैं स्लाइड पे तरफ जा रहा हूं, आगे पीछे हो गया काफी. कंसेप्ट वापिस बताना चाह रहा हूं. हाँ जी, यदि हमें कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, मतलब वेक्टर्स इंडिपेंडेंटली हमें दिए हुए हैं एक से ज्यादा वेक्टर्स, तो हमें उसमें डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी एग्जामिन करना है, वेरीफाई करना है. तो इसके लिए आप क्या कीजिए, उन वेक्टर्स को x1 x2 के सिंबल में डिनोट कर दीजिए और उसके बाद आपके पास जितने वेक्टर्स है उतने स्केलर का भी सिलेक्शन कर लीजिए. जैसे हमारे इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स है तो दो स्केलर्स का सिलेक्शन करेंगे. से वन ऑफ देम इज c1, अनदर इज c2, और फिर इसके बाद उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, जैसे यहां पर भी हमने इक्वेट किया है. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिंपल अलजेब्रा से, जैसे हमने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको ये इक्वेशन को सॉल्व किया था. और यदि आपको इन स्केलर्स की वैल्यू, सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 मिलती है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन जब इसका एग्जिस्ट होता है तब इस केस में आपके ये जो वेक्टर्स दिए होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब सारे स्केलर 0 नहीं होंगे तो वो केस आपका
डिपेंडेंसी का होता है। वो चीज यहाँ हमने इस पहले एग्जांपल्स में आपको बता रखी है। ये दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स है, एक x1 है, दूसरा x2 है। ये C1 C2 आपने इसके ले लिए है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखा है और 0 के बराबर रखने के बाद आप इनको सॉल्व करते हैं, C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं, तो आप फाइंड करेंगे कि ये C1 C2 की वैल्यू दोनों की दोनों 0 होती है। इसका मतलब आपके जो दोनों सेट, ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसका मतलब ग्राफिकली क्या होता है, ये आपके सामने यहाँ पर दर्शा रखा है। 1,2 ये 1,2 है आपके पास, फिर इसके बाद 2,3 है। 1,2 और 3,2 दोनों के दोनों एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंट हुए। अब हम फिर दूसरा एग्जांपल करने जा रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास है, explain that the set of vectors 1,2 and 2,3 is linearly independent in the vector space। जो कि दो मेंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रत्येक वेक्टर में, इसका मतलब जो आपका वेक्टर स्पेस होता है वो 2 टपल्स का होता है, जिसको आप लोग R2 और R से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स दिए, एक को हमने यहाँ पर अल्फा 1 मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। स्केलर जो है फील्ड में से ले लिए, ए और बी ले लिए, आप C1 C2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। कैसे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, वही हम आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू फिर से रिकॉल कर रहे हैं। सो a इंटू 1 ऑफ 0, इसकी जगह बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दी, इक्वल टू 0 है आपका। फिर इसके बाद चूंकि ये स्केलर है और ये पूरा एक वेक्टर है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इंटू 1 a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, b इंटू 1 b बराबर 0,0। तो इसलिए लिए है राइट हैंड साइड में 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी एक वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लेंगे। यदि यहाँ पर 3 होते तो यहाँ पर यदि 3 एलिमेंट होते हैं तो उस क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्या लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? ये स्टेप क्लियर है कि यहाँ पर 2 मेंबर्स क्यों लिए हैं इस वेक्टर में, 0 वेक्टर में? Yes, sir. Yes, sir. यदि बेटे आपके पास यहाँ पर n एलिमेंट्स होते हैं, यदि होंगे तो सभी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होती है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है बेटे? क्योंकि हम जो भी बात करना चाह रहे हैं, जो भी हमारा डिस्कशन है, किसी एक स्पेस के अंदर है। ये स्पेस हमारे लिए जिसका फिक्स हो गया है, यदि R2 आप R ले लिया है ना बेटे आपने, तो आपको जो भी इसके सबसेट लेंगे, जो भी आप इसके एलिमेंट्स लेंगे, मतलब वेक्टर्स लेंगे, उन प्रत्येक वेक्टर में 2 ही एलिमेंट होंगे। यदि आप R3 आप R लिखा होगा, तब प्रत्येक एलिमेंट्स में कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। यदि n वेक्टर, यदि इसके पावर में n दिया है, n डायमेंशन है बेटे, तो प्रत्येक में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। तो बेटे यहाँ पर जब अपन उसकी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की कंडीशन चेक करना हो, यहाँ पर भले क्वेश्चन में आंसर दिया है आपको कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भले डिपेंडेंट करना हो, इंडिपेंडेंट करना हो, उसके लिए एक कॉमन सेट प्रोसीजर है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार इस बात को रिकॉल कर रहा हूँ। जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है उनको नॉमिनेशन कर दीजिएगा, फिर इसके नंबर ऑफ स्केलर्स ले लीजिएगा, और फिर इसके बाद इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर इक्वेट करना है, ऐसा अजम्पशन लेके चलना है, और फिर इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ओके, तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी को यूज किया वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, यूजिंग और सिंस बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई बता सकेगा? लेफ्ट साइड में ये 2 वेक्टर्स हैं, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन संभव है। तो a + 0 0 + b इक्वल टू 0,0। इस रूल को क्या बोलते हो, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी या वेक्टर एडिशन लॉ। यदि कोई और ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको प्रिस्क्राइब करेगा
कि आपके लिए एक स्टार ऑपरेशन है, एक स्टार वन ऑपरेशन है, तो वो आपको अलग से यहाँ पर डिफाइन करेगा। यदि यहाँ पर डिफाइन नहीं है, इसका मतलब जो हमारे नॉर्मली एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो आपको यूज करना है एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हियर। ओके गाइस, अब बहुत सिंपल बात आ रही है इस स्टेप के बाद। ए कामा बी 0,0। देखिए जनाब, लेफ्ट साइड में एक कोऑर्डिनेट है, राइट साइड में भी एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब वेक्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो कि एक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट को दर्शाता है। यहाँ पर अपन इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। तो ए कमा बी लेफ्ट साइड में दो ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर वही है, इसका भी ऑर्डर वही है, तो दोनों वेक्टर के बीच में इक्वल टू का साइन है। कब इक्वल होते हैं बेटे? दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर हम यदि हम देखें तो हम ये बोलेंगे कि जब सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम होंगे, तो वही हम अगली स्टेप लिखते हैं, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या तात्पर्य होता है? इससे क्या एग्जामिन होते हैं? आप लोग क्या एग्जामिन करते हैं, क्या वेरीफाई करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं कि भाई जो आपको दो वेक्टर्स दिए थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि दोनों की वैल्यू 0 नहीं मिले, किसी एक की 0 मिल रही है, किसी की 0 नहीं मिल रही है, ऐसे केस में आप लोग वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट बोलेंगे। तो आपके सामने देख लीजिए बेटे, ये दो संभावना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। हो सकता है सारे 0 हो सकता है कुछ 0 हो, कुछ 0 नहीं हो। हमारे को तो इंडिपेंडेंसी में सारे 0 होना चाहिए। इसके अलावा जो भी केस होगा वो सब के सब डिपेंडेंसी में जाएंगे, उन सबको डिपेंडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये स्लाइड पूरी हो गई है। नोट कर लीजिए जो नोट कर रहे हैं। इस कंप्लीटली स्टेप प्रोसेस सभी लोग जब भी एमएसटी 2 देंगे बहुत ध्यान से सावधानी से हर स्टेप को लिखेंगे। कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, जो भी शॉर्टकट यूज करेगा उसके मार्क्स करते हैं। 1 नंबर हो, आधा नंबर हो, 2 नंबर हो। प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जहां जो बोला जा रहा है उसको लिखेंगे। आप सभी लोग ध्यान देंगे इस बात को। जब ये प्रैक्टिस आपकी इस सेमेस्टर में हो जाएगी तो आपको आगे फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, जो कि एक R(n) का वेक्टर स्पेस होता है, जो कि हमने आपको पहले स्टार्टिंग में जब वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था तब हमने बोला था कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स n टपल्स का जो सेट होता है, जिसमें आप n टपल्स लेते हैं, वो एक वेक्टर स्पेस का निर्माण करता है। तो इसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें एक जो सेट होता है जिसको अपन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं या आइडेंटिटी वेक्टर्स बोलते हैं, वो इस तरह से होता है कि एक एलिमेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट E1 होता है, दूसरे को E2 से डिनोट करते हैं, nth को En से डिनोट करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका हमने मैट्रिक्स वर्जन यूज किया है। आप रो फॉर्म में रो मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, आप कॉलम मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं फॉर डिनोटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर्स हियर। ओके, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन का 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। यहाँ पर जब अपन E2 पे आते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट 1 है, बाकी सारे पोजीशन के एलिमेंट 0 है। जब आप nth एलिमेंट पे आते हैं तो क्या हो रहा है? सारे 0 होते हैं, केवल लास्ट का जो nth एलिमेंट है वो 1 होता है। तो जब भी इस तरह की बात होती है, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए स्टैंडर्ड रियल लाइन वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल्स। और आप यदि ये जो मैंने अभी आपको टेस्ट करने की कंडीशन समझाई है डिपेंडेंसी की, इंडिपेंडेंसी की, यदि हम उससे इस बात का सत्यापन करेंगे, आपके लिए x1 की जगह E1 आ गया है, x2 की जगह E2 आ गया है, xn की जगह En आ गया है, C1 C2 C3 स्केलर्स ले लीजिए और फिर इसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के वेक्टर के बराबर कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 मिलती है। इसका मतलब ये सेट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद ये हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के फॉर्म में आप लोग दे सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के सेल्फ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम और क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देना था, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के साथ में एक और फेस है जिससे हम लोग डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को चेक करते हैं, वो है डिटर्मिनेंट का ऑप्शन, जिसको भी मैं अडॉप्ट करके आपके सामने बता रहा हूं।
इस क्वेश्चन के थ्री। जब आप लोग जो आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है उसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेते हैं और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, पहले तो उसका आप मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उसका डिटरमाइन मतलब डिटरमिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, और उसकी वैल्यू जब आप निकालते हैं सॉल्व करते हैं, और यदि नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो आती है इसका मतलब इंडिपेंडेंट प्रूव होता है, और यदि जीरो आती है तो डिपेंडेंट प्रूव होता है। वही बात है जैसे कि अपन सारे स्केलर्स की वैल्यूज को निकालते हैं। सो फॉर एलिमेंट्स, जिसके बाद में जो दूसरा वेक्टर्स दिया है आपके सामने, दूसरा जो एग्जांपल इसी एग्जांपल में दिया है, इसमें भी आप लोग यदि इसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक ऑप्शन तो अभी जो मैंने आपको दूसरे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ये ऑप्शन भी है वेरीफाई करने का, ये इसके बाद दूसरा ऑप्शन है। जनरली ये जो ऑप्शन है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तब उस केस में हम लोग इस ऑप्शन को यूज करते हैं, क्योंकि वहां सर ये पर सेकंड वाला समझ नहीं हमारे है, पास क्या इस करते हैं? बात को, वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप उस चीज को कर सके। ठीक है, हाँ बोलिए। सेकंड क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर, ये है जी आपके पास 1, -2, 1, 3, -1, 2, 2, -3, 6, 1, 2, 1। आप देख रहे हैं ये जो एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे वो बात वेरीफाई खुद कर सकते हैं। आर क्यूब ऑफ आर का वेक्टर स्पेस दिया है, 3 डबल्स का वेक्टर स्पेस, इसका मतलब प्रत्येक में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। जो भी हम बात करेंगे डिपेंडेंसी की, इंडिपेंडेंसी की, पर्टिकुलर फॉर ए वेक्टर स्पेस है। ठीक है बेटे, अब बोलिए और किसी का कोई डाउट है, हम आगे बढ़े? यस सर। मोहित तुम कुछ बोल रहे थे, मंथन चौहान? नहीं सर, हो गया, मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम होंगी तो पूछता हाँ हूँ। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ये जो है होमवर्क के फॉर्म में करते हुए मैंने इसका आंसर आपके सामने लिख रखा है। फिर इसके बाद सी को फिर से सॉल्व कर दिया है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स जो वेक्टर्स है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के उसका फिर डिटर्मिनेंट निकाला बेटे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ऐड कर रहा हूं इस एक्सरसाइज के फॉर्म में। आप खुद सेल्फ वेरिफिकेशन करेंगे और बताएंगे क्या ये 3 वेक्टर्स का सेट दे रखा है, आप खुद बताएंगे किस वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा, क्योंकि प्रत्येक में 4 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये 4 टपल्स का वेक्टर स्पेस जो डिफाइन होता है, और चूंकि सारी रियल वैल्यूज है इसलिए ये रियल नंबर का वेक्टर स्पेस लिया जा रहा है। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम एक दूसरे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं। हमने 2 बात बहुत ध्यान से सेपरेटली समझ लिए, अब बस वो टाइम आ गया है कि हमें इन दोनों को कंबाइन करना चाहिए। अब वो टाइम आ गया है कि हमने जो 2 इंडिपेंडेंट टॉपिक्स अभी सीखे हैं वेक्टर स्पेस में उनको हमें कंबाइन करना है। आप पूछेंगे सर कौन सी 2 बातें इंडिपेंडेंटली हमने सीखी है? एक तो कल की क्लास में और एक उसके पिछले क्लास में। सर नाम बताइए, नाम बताइए, टॉपिक्स का नाम बताइए कौन सी? देखो सर आपने तो यहाँ लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए मुझे, पहला आपसे क्वेश्चंस करना चाहिए। क्या दो दो बातें अभी हमने इसकी पिछले क्लासेस में सीखी है? सबसे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को सीखा था, उसके बाद फिर हमने डिपेंड क्या सीखा था, लीनियर स्पॉन को समझा था, लीनियर कॉम्बिनेशन के बेसिस से लीनियर स्पॉन को समझा था, वो फिर अभी हमने डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को भी आज हमने सीख लिया, वेरीफाई करने के ऑप्शन भी हमने समझ लिए। क्या हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं? जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक नई चीज को जनरेट करती है, जनरेट करता है, एक नई बात का वेरिफिकेशन बताता है, एक नई टर्म की तरफ हमको डाइवर्ट करता है। वो नई टर्म का नाम है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। Basis of a vector space. A finite set S of vectors in a vector space V is called a basis for V. कब कहलाएगा? कोई एक
आपको सेट दिया होगा वेक्टर्स का, उस वेक्टर स्पेस में वो उस स्पेस के लिए बेसिस का निर्माण करता है, बेस कहलाता है। साधारण तौर पे इसको बेस कहा जाता है, बेस कहलाता है। कब? जब वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। वेक्टर्स इन आर और लीनियरली इंडिपेंडेंट, या सिंपली ऐसा ना बोलना चाहे तो सिंपली ये बोले कि सेट एस जो है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ना केवल ये सेट इंडिपेंडेंट हो, इसके साथ में वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए, वो पूरे वेक्टर स्पेस के लिए एक स्पॉन बनना चाहिए, वो पूरे स्पेस के लिए एक स्पॉन है। द वेक्टर्स इन एस स्पॉन वी, या बहुत सिंपल भाषा में इसको स्पॉन को ऐसा बोलते हैं, कहते हैं एस जनरेट्स वी, एस जनरेट्स वी। बहुत अद्भुत बात कह रहा हूं। हमने एक ऐसा नया सेट डिजाइन कर लिया, उस वेक्टर स्पेस में फाइंड कर लिया है, जो कि उस पूरे फैमिली को जनरेट करने को तैयार हो गया है। तो बस, और ना केवल वो तैयार है पूरे फैमिली के मेंबर्स को डिजाइन करने में, उसके साथ साथ वो उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। बस ऐसे पर्सन का नाम, ऐसे सेट का नाम ही बेसिस हो जाता है। तो भाई अभी मैंने आपको कुछ इंडिविजुअली एग्जाम्पल समझाए हैं, उनमें आप चाहे तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन एक के बाद एक, ऐसा नहीं एक साथ एक समय में एक ही टेस्ट होगी बेटे। बोले सर कहो, क्या मैं इसको पहले ले लूं, इस कंडीशन को वेरीफाई पहले कर लूं, इसको बाद में कर लूं? क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले ए ही करना जरूरी है, पहले ए वाली कंडीशन ही करना जरूरी है, फिर बाद में ये कंडीशन ही करना जरूरी है? मैं इसको पहले ले लूं, इसको पहले वेरीफाई करूं, इसको बाद में वेरीफाई करूं, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इसके ऊपर? मैं कहूंगा कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर इज इमटेरियल। देखो आपको यहाँ पर ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, जहां बोला जाता है वहां लिख देता हूं, बता देता हूं। चलिए, तो हम कुछ एक उसमें से मैं आपके सामने एक एग्जांपल्स एलिब्रेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। Describe that the set B is basis of vector space Vn of f, where Vn of f is a vector space of n tuples and B equal to E1, E2, E3, En up to n। मैं आपको इस बात को भी क्लैरिफाई कर रहा हूं आपके सामने कि while E1 का मतलब है फर्स्ट पोजीशन पर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको अपन बोलने लगे हैं। जो आप लोग अभी तक आइडेंटिटी का मतलब वन ही होता था ऐसा एज्यूम करके बैठे थे, वो ऐसा नहीं है। कभी होता है, कभी वन नहीं भी होगा, ये भी चल जाएगा, चलता है। दोनों तरह की वैल्यू हो सकती है, कभी वन आइडेंटिटी होती है, कभी जीरो आइडेंटिटी होती है, कभी 1/2 भी आइडेंटिटी होगी, कभी 3/2 भी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा मेंबर उस फैमिली का कि जिसको दूसरे किसी भी मेंबर के साथ उन ऑपरेशन के साथ यदि एंटरटेन करें तो उसका इफेक्ट जीरो होता है, उसका प्रभाव उसके फैमिली के किसी भी मेंबर पर कुछ नहीं पड़ता है। ऐसा आइसोलेट पर्सन, ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन को ही हम एक आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे E1, इसलिए सफिक्स में वन इसलिए लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वन आएगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि आपके सामने ये जो सेट लिया है ना, एंड देखिए मैंने अभी आपको सुपरस्क्रिप्ट में डिनोट करके बताया था वेक्टर स्पेस का नोटेशन, आप सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में भी शो कर सकते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल्स और एनी ऑर्बिटल फील्ड f। इसका मतलब है n टपल्स का वेक्टर स्पेस है और द फील्ड f है। तो गाइस, तो E1 का मतलब पहला एलिमेंट डिफाइन कर रहा हूं मैं आपके सामने, आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं।
कभी आपसे बोला जाए कि बताओ बेसिस किसी वेक्टर स्पेस का क्या होता है और उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है, तो आप इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आप दे सकते हैं और इस स्टैंडर्ड एग्जांपल से आप दूसरा एग्जांपल करने की तरकीब भी सीख सकते हैं, सीखेंगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। फिर इसके बाद दूसरी पोजीशन पे 1 है, बाकी सारे पोजीशन के एलिमेंट 0 हैं। nth पोजीशन का एलिमेंट 1 है, बाकी सारा 0 है। बोले सर अभी आपने इसको रो कॉलम मैट्रिक्स में शो किया था, यहाँ आप लोग इस राउंड ऑफ ब्रैकेट में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ये जो बेसिस की कंडीशन जो दोनों आपके सामने प्रूव करना है, मैं इसे नॉर्मल अलजेब्रा के फॉर्म में प्रूव करना चाहता हूं, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप प्रिया वर्मा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपका भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हाँ प्रिया वर्मा, अब आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात पूरी हो गई? बोलिए बेटे। कहिए कहिए प्रिया एंड वर्मा। टपल्स समझ में आया? क्या चीज बेटे? ये एंड टपल्स समझ में नहीं आया? एंड टपल्स एन वेक्टर टपल्स का मतलब स्पेस ऑफ सिंपली, एंड टपल्स। आप पहली क्लासेस में नहीं थे क्या, जब इस क्लास का टॉपिक में यूनिट में स्टार्ट हुआ था? यस सर, मैं भी नहीं था। क्या यार बेटा, ऐसा क्यों करते हो? तो किसी से स्क्रीनशॉट ले लो करो, किसी से नोट्स को मंगा लो करो, उसको पढ़ो करो, कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लो करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, देखो देखिए साहब क्या है, इन टपल एक नया शब्द यूज किया है एक ऑर्डर सेट को डिनोट करने के लिए। ये जैसे डिनोट किया ना अपन ने, ऑर्डर सेट है, इसको यदि हमें शब्द में कहना है तो उसके लिए एक नया शब्द यूज किया है जिसका नाम है एन टपल्स। एन टपल्स का मतलब होता है कि आपके पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? एन एलिमेंट्स। अच्छा ये बताओ, सेट तो सभी को मालूम है, सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जब किसी सेट में एन मेंबर्स होते हैं उसको एन टपल बोलते हैं। जब इसी सेट में दो एलिमेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टू टपल्स। जब इस सेट में तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन मेंबर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एन टपल्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटे। यस सर। कुछ नहीं, किसी सेट के जो एलिमेंट्स को हमने शो अप किया है ना, उसको एक नए शब्द से कॉल किया जिसको अपन एन टपल बोलते हैं। यदि अपन इसी चीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि कहना चाहें तो अपन बोलते हैं ये एन डायमेंशनल है। क्यों एन डायमेंशनल? क्योंकि इसमें एन कंपोनेंट्स हैं। यदि आपके पास यहाँ पर यदि दो मेंबर्स है, यदि इस सेट में दो मेंबर्स होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, सेट को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट या राउंड ऑफ ब्रैकेट्स भी यूज किया जाता है, लेकिन अपन सेट के एलिमेंट को जब अपन डिनोट करेंगे तो अपने को राउंड ऑफ ब्रैकेट यूज करना होगा। ध्यान दीजिए, सेट के लिए अपन कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे टपल्स के ओवरऑल टपल से बेटे, और जब इसके मेंबर्स को डिनोट करेंगे उसके लिए अपन ये राउंड ऑफ ब्रैकेट यूज करेंगे। तो जब अपन इसके इंडिविजुअल एक एक मेंबर्स पे आएंगे तो इसका पहला मेंबर, उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे? क्योंकि ये एन टपल को बिलोंग करता है तो उसमें एन मेंबर्स होंगे। तो इसमें पहली पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा, बाकी पोजीशन के एलिमेंट 0 होंगे। ये देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। E2 इक्वल टू दूसरा एलिमेंट लिया इस सेट का, मतलब एन टपल्स का दूसरा एलिमेंट लिया, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें भी एन एलिमेंट्स है, बस अंतर ये है कि इसमें सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? क्या है? 1 है। बाकी सारे पोजीशन के एलिमेंट 0 हैं। जब इसी बात को आगे हम एन एलिमेंट्स के लिए nth एलिमेंट है, ये का मतलब सेट का इस एन टपल्स का nth एलिमेंट है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें भी एन एलिमेंट्स है, बस इसमें जो nth पोजीशन का एलिमेंट है वो क्या है? 1 है, बाकी सारे 0 है। अब क्लियर हुआ? यस सर। जैसे अभी अपन पहले क्वेश्चन कर रहे थे, देखो अभी देखिए, अभी इसके बाद जो होमवर्क दिया है, देखो आर की पावर 4, यहाँ पर आर की पावर में ना लिखते हुए, सुपरस्क्रिप्ट ना यूज करते हुए, कुछ एग्जामिनर सबस्क्रिप्ट भी यूज करता है, आर के सफिक्स में 4 लिख सकता है, ठीक है। दोनों नोटेशन, कोई भी एक नोटेशन देखने को आपको मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं बेटे
ये जो आपके सामने सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, इसके प्रत्येक एलिमेंट में कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 डायमेंशन। 4 कंपोनेंट्स मतलब ये जो ये भी एक कोऑर्डिनेट है, तो इसको जनरल क्या बोलेंगे? ये 2 डायमेंशन में नहीं है, ये 3 डायमेंशन में नहीं है, ये कौन से डायमेंशन में है? 4 डायमेंशन में है। फिर इसी तरह से जब n हो तो n डायमेंशन की बात हो जाती है। इसी पर एक अलग सब्जेक्ट डेवलप हो गया है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप होगी, इसका नाम टेंसर एनालिसिस है। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स। कोई मैंने आपके सामने लिख भी दिया, इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहे हैं। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट दिस सेट B is linearly independent. For this we choose the scalars a1 a2 a3 n such that कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि 0 के बराबर होगा। वही तरकीब जो मैंने अभी आपको इसके पिछले क्वेश्चंस में समझाई थी, उसी तरकीब से मैं इस बात को भी आपके सामने प्रूव करके बता रहा हूँ। a1 की जगह a1 रखना है, फिर इसके बाद e1 की जगह e1 की वैल्यू रख के इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करना है। तो a1 का जब अपन e1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a1 इंटू 1 a1 जी, a1 इंटू 0 0, a1 इंटू 0 0, डॉट 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 0। फिर यहाँ पर दूसरा जो टर्म लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? a2 इंटू e2, e2 की वैल्यू क्या है? 0 1 0 0 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एक स्टेप आप खुद यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है? तो a2 0 0 इंटू a2 0 होता है, फिर a2 इंटू 1 a2 होता है, फिर 2 इंटू 0 0 0। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे a2 आएगा, बाकी सारे पोजीशन पर 0। इसी को देखते हुए आप n टर्म्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। n ऑफ 0 0 0 0 ऑफ n और बराबर क्या लिखेंगे? इसके बराबर क्या लिखेंगे? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? कंपोनेंट मतलब उसके मेंबर्स कितने होंगे इस 0 वेक्टर में, इस एलिमेंट में? n 0 होंगे, 0 0 0 0। अब इसके बाद ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की, अब हम वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी से इन सभी को जोड़ देंगे। वही जो वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, रूल होता है, सेम पोजीशन का एलिमेंट का प्लस होता है, तो a1 प्लस 0 0 0 0 मतलब a1। फिर दूसरी पोजीशन पे a2, तीसरी पोजीशन पे a3, डॉट 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 nth पोजीशन पे n बराबर 0 0 0। फिर इसके बाद दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम ही है तभी तो इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक है? हाँ जी। फिर इसके बाद सेम पोजीशन के एलिमेंट को जरा इक्वेट करो, a1 बराबर 0 a2 बराबर 0 a3 बराबर 0 डॉट 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 n बराबर 0। क्या मतलब हुआ इससे? इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे क्या तात्पर्य हुआ बेटे? कि आपका जो सेट दिया हुआ है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये आपके बेसिस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हम दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। हाँ जी, अब दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं? कोई भी एक ऑर्बिटल एलिमेंट्स हम इस वेक्टर स्पेस से ले लेते हैं जिसका नाम अल्फा है, b1 b2 b3 bn b3 up to bn belonging to bnf, then अल्फा इक्वल टू b1 b2 b3 bn। और फिर इसके बाद अल्फा को हमें क्या करना है? जो आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है उसके एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही किया मैंने, इस वेक्टर को n वेक्टर्स में समेशन में ब्रेक कर दिया। तो b1 इंटू 1 0 0 0, b2 इंटू 0 1 0 0 0, डॉट डॉट प्लस bn ऑफ 0 0 इंटू 1। ऐसा क्यों किया है? ताकि आप इसको अपने डिजायर फॉर्म में लिख सकें, ठीक है? सो b1 ऑफ e1 प्लस b2 ऑफ e2 प्लस डॉट डॉट bn ऑफ en, that is every element of bn can be expressed as a linear combination of elements of b. Thus b is basis of vector space vnf. It is also called a standard basis. अब आप सभी लोग ये वाला क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक्स पे। आज के लिए आपको ये होमवर्क है।
1 मिनट का टाइम बचा है, लेस देन 1 मिनट।